उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यूनिवर्स का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो कैसे हुआ है फ्रेंड्स, तो इसके पीछे काफ़ी सारे थ्योरी थी, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कारगर जो साबित हुई है, ठीक है, जो रेलेवेंट हुआ है, वो है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं। अगर बात करें ये थ्योरी जो है मतलब कि किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंथियर और एडविन हबल नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1931 में जो है ये थ्योरी को दिया था। एंड इनके अनुसार ये बोला गया कि जो भी खगोलीय पिंड है, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, ठीक है, ये ऐसा कहा गया था। एंड ये जो एक्सप्लोजन हुआ था वो कैसे हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। तो एक्सप्लोजन कुछ इस तरीके से हुआ था, मतलब कि जो भी आपका है ब्रह्मांड में, मतलब एक छोटा पॉइंट था, ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं जिसका कि टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हाई था, और उसका जो डेंसिटी था वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई था। हाई मतलब कह सकते हैं इनफाइनाइट था, ठीक है। और अचानक से उसमें किसी कारण से क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, और एक्सप्लोजन होने के कारण जो है जो भी वहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ थे उसके बीच की दूरी जो है बढ़ती गई, और इससे कहा गया कि हाँ, ब्रह्मांड का जो क्या हुआ है, विकास हुआ। और ये जो विस्फोट कब हुआ है, तो एक्चुअल अगर बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 13.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 13,600 करोड़ पहले जो है ये घटना हुई थी, ठीक है, जिसको कि जॉर्ज लेमेंथियर ने 1931 में बताया है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैसे हुआ ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसी के बाद हमारा आता है फ्रेंड्स सौर मंडल की उत्पत्ति, यानी सोलर सिस्टम, ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो इसका आइडिया बताया कि लगभग 4.5 साल पहले जो है यहाँ पर ये जो सौर मंडल की उत्पत्ति हुई है। तो इसके पीछे भी कई सारी थ्योरी है, लेकिन उसमें भी जो कारगर साबित हुआ है वो जो है इमैनुअल कांत ने जो दिया था नेबुलर थ्योरी, ठीक है, नेबुलर सिद्धांत, जो कि 1755 ईस्वी में दिया था, ठीक है। हालांकि बाद में इस पर जो कुछ चेंजेस भी किया गया था 1796 में, लैपलेस ने इसमें आगे कुछ संशोधन किया, लेकिन ऐसे नेबुलर सिद्धांत जो है 1755 में इमैनुअल कांत ने ही दिया था। नेबुलर क्या होता है, तो देखिए नेबुला जो है इसको हिंदी में निहारिका कहते हैं। तो ये जो क्या होता है, धूल और गैसों का बादल होता है। अब देखिए सौर मंडल की उत्पत्ति के पीछे क्या था रीजन, तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक स्मॉल पार्टिकल था, इसमें कुछ जो है चेंजेस के कारण जो है अचानक से ये जो धूल और गैस के बादले हैं वो क्या हुआ, घूमने लगा। घूमने के कारण क्या हुआ, उसमें जो हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो आपस में क्या हुआ, मिल गए। मिलने के कारण क्या हुआ, परमाणु संलयन हुआ, जिसको कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसके होने के कारण क्या हुआ, सूर्य का उत्पत्ति हुआ। बाकी उसके चारों ओर जो कुछ चीज़ें थे वो मिल करके जो है एक हार्ड पार्टिकल में बन गए, और कुछ कुछ तो गैसियस फॉर्म में ही क्या बन गए, मतलब कि गोल आकृति में बन गए, जिसको कि हम लोग ग्रह कह गए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका सौरमंडल की उत्पत्ति का थ्योरी दिया गया है इस मतलब कि न्यूक्लियर सॉरी नेबुलर सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। बाकी जो सूर्य है उसमें आपको बता दें तो इसके हाइड्रोजन और हीलियम का जो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ है उसके कारण से सूर्य का निर्माण हुआ है, ऐसा बताया गया है इस थ्योरी में। बाकी आपको बता दें सूर्य में जो है लगभग 70% जो पार्ट है आपका हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है। बाकी ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हालांकि बाद में सौरमंडल के बारे में काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने और भी काफ़ी सारे तथ्य दिए, लेकिन जो कारगर साबित हुआ फ्रेंड्स वो आपका नेबुलर सिद्धांत ही साबित हुआ। तो इसी से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वैज्ञानिक का नाम याद रखना है इमैनुअल कांत, और बाद में इसको संशोधित किया लैपलेस ने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खगोलीय पिंड जिसको कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि जो भी हमारे प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, क्षुद्र ग्रह जिसको कि हम लोग एस्टेरॉइड कहते हैं, उसके बाद उल्का पिंड हो गया, उल्का पिंड जिसको कि आप मेट्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है, और मेटियोर जिसको कि उल्का कहते हैं, धूमकेतु हो गया, कॉमेट हो गए, तारे हो गए, ये सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ है, जिसको कि हिंदी में खगोलीय पिंड कहते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर जो भी खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए क्षुद्र ग्रह में काफ़ी सारी चीज़ें आते हैं, जैसे कि प्लूटो है, ठीक है, एडिस है। प्लूटो हालांकि पहले किस में था, ग्रह में था, लेकिन बाद में इसको जो है क्षुद्र ग्रह का दर्जा दिया गया है। बाकी इसमें एडिस है, हाउमिया है, मेकमेक है, ये सब क्या है, क्षुद्र ग्रह है, यानी कि एस्ट्रॉइड है। उसके बाद है उल्का पिंड। उल्का पिंड जिसको कि मेट्रॉइड्स भी कहते हैं, तो ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल जो है, ठीक है, उसमें जब एंटर करता है काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी इसके ऊपर कि क्या चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। उसके बाद धूमकेतु, कॉमेट हो गया। कॉमेट की बात करें तो ये बर्फ़ के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो धूमकेतु क्या होता है वो भी बताएंगे, और तारे तो होते ही आपको पता ही है। बाकी इसके अलावा आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि जो हमारा गैलेक्सी है वो क्या, कौन सा गैलेक्सी है, ठीक है, वो है मिल्की वे गैलेक्सी। क्योंकि ब्रह्मांड में काफ़ी सारे गैलेक्सी हैं, उसमें से जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। एंड वहीं अगर बात करें दोस्तों कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके नज़दीक का जो गैलेक्सी है वो कौन सा है, तो वो है आपका देवयानी, ठीक है। देवयानी ये भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास का जो गैलेक्सी है उसको हम लोग देवयानी कहते हैं, जिसको कि मंदाकिनी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग सभी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि जितने भी आपके खगोलीय पिंड, जैसे सबसे पहले आपका है यहाँ पे धूमकेतु जिसको कि कॉमेट्स कहते हैं। तो कॉमेट्स क्या होता है, तो कॉमेट्स जो होता है वो पत्थर, धूल, बर्फ़ और गैस से बना हुआ था, ठीक है। और जब यही चीज़ें क्या होता है, जब सूर्य के पास जाता है, ये परिक्रमा कर रहा है, ये भी ठीक है, घूम रहा है,
और जैसे ही मतलब ये जो है सूर्य के नज़दीक जाता है तो क्या होता है, क्योंकि ये बर्फ़ का बना हुआ है तो ये पिघलता है, ठीक है, तापमान बढ़ने के कारण ये पिघलता है और पिघलने के कारण ऐसा लगता है कि पीछे से एक प्रकार का पूँछ बन रहा है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, धूमकेतु, जिसको कि कॉमेट्स बोलते हैं। एंड इसी में सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर है कॉमेट, जिसका कि नाम है हेली कॉमेट, जो कि 76 वर्षों में मात्र एक बार दिखाई देता है। पहले ये 1986 में दिखाई दिया था, ठीक है, एंड बाद में अभी ये जो दिखाई देगा 76 साल के बाद, जो कि 2061 में दिखेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कॉमेट्स के बारे में, धूमकेतु के बारे में इतना चीज़ है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड क्या होता है, तो एस्ट्रॉइड क्या होता है, एस्ट्रॉइड आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसमें जो है 8 ग्रह है, ठीक है। तो जो शुरू का 4 ग्रह है, जैसे कि आपका मरकरी है, ठीक है, उसके बाद आपका मतलब बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, उसके बाद एक जो है एक बेल्ट है जिसको कि एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है, ठीक है। तो उसी में जो है काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बड़े बड़े पत्थरों के जो है नियमित आकार उसका नहीं है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर के बने हुए हैं, वो जो है एस्टेरॉइड कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है इतना एस्टेरॉइड के बारे में। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर मेट्रॉइड यानी कि उल्का पिंड की, तो उल्का पिंड क्या होता है, लेकिन उल्का पिंड से पहले आप मेटियोर समझिए, जिसको कि उल्का कहते हैं। तो उल्का क्या होता है, उल्का भी एक प्रकार का पत्थर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, पृथ्वी का जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण से जो पत्थर है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एंटर करते हैं पृथ्वी के मतलब कि एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर आपको कौन सा है, यहाँ पर कौन सा मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है। तो मध्य मंडल में जैसे ही वो एंटर करता है वो क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। और जलने के कारण ऐसा लगता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा है, तो इसलिए इसको टूटता हुआ तारा यानी शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ उल्कापिंड क्या होते हैं, बिना जले हुए पृथ्वी की सतह पर गिर जाते हैं। जैसे आप कई बार सुनते भी होंगे न्यूज़ में कि बड़ा सा यहाँ पर जो है एस्टेरॉइड वगैरह ये टूट के गिरने वाला है, तो एस्टेरॉइड ही है एक प्रकार का, लेकिन क्या होता है वो जब ज़मीन में जब आके टच करता है पृथ्वी के, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर तारामंडल। तो तारामंडल आपको पता होना चाहिए, तारों का जो समूह होता है उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं। अब इसमें काफ़ी सारे तारामंडल, जैसे कि उर्सा मेजर है, तो उर्सा मेजर मेजर को हम लोग जो है सप्तऋषि ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी बिग डिपर भी इसको कहते हैं यहाँ पे। बाकी इसके अलावा कैसियोपिया नाम का एक तारामंडल है जिसका आकार आपका जो है डब्लू आकार का होता है, कैसियोपिया का। उसके बाद इसका जो सबसे चमकीला तारा है वो है सेडार, ठीक है। क्या है, सेडार, सबसे चमकीला तारा, और इसका आकार याद रखना है आपको कैसियोपिया का, ठीक है। ऐसे तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो है आपका तारामंडल है, लेकिन उसमें कुछ कुछ का याद रखना है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि सर ने बताया भी है। इसके अलावा दोस्तों सिग्नस, सिग्नस का जो आकार होता है क्रॉस के आकार का होता है, तो इसको याद रख सकते हैं, सी से सिग्नस और सी से क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस के आकार का होता है, याद रखिएगा, सिग्नस का। उसके बाद ओरियन, ओरियन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारा सबसे चमकीला तारा स्थित है जिसका नाम है रीगल, ठीक है। तो ओरियन का अगर आकार की बात करेंगे तो यह आवर ग्लास के शेप का होता है और सबसे चमकीला जो है आपका रीगल होता है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड वहीं दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ पर, इसको हंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। बाकी इसको हंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब बाकी इसका जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है, रीगल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं खगोलीय पिंड, जिसको कि अब हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका दीप्त वस्तु जिसको कि लिमिनस कहा जाता है, और अदीप्त जिसको कि नॉन लिमिनस कहा जाता है, ठीक है। दीप्त वस्तु लिमिनस वो होता है जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का लाइट होता है, खुद का लाइट होता है, जैसे कि तारे हो गए, ठीक है। तो इसके पास खुद का लाइट होता है तो इसको ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, दीप्ति वस्तु कहते हैं। और अदीप्त वस्तु वो होता है जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो किसी और के प्रकाश को मतलब लेकर के जो है मतलब कि वो चमकता है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपका चंद्रमा हो जाएगा, क्षुद्रग्रह हो जाएगा, उल्का पिंड हो जाएगा, उल्का हो जाएगा, ठीक है, धूमकेतु हो जाएगा, उपग्रह हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि इनके पास खुद का लाइट नहीं है, ठीक है। एंड एक चीज़ और याद रखिएगा, जो भी हमारा सन है, ठीक है, उसमें जितना भी आपका सोलर सिस्टम का मास है, ठीक है, तो उसका 99% जो मास है वो आपका सन में एग्जिस्ट करता है। बाकी का जो 1% बचा वो 8 ग्रह और जो 5 क्षुद्र ग्रह है जिसको कि मैं आपको डिस्कस करूँगा उसमें आपका एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तारों के बारे में। तारों के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं तारे क्या है, दीप्तिमान है यानी कि ल्यूमिनस है, ठीक है, प्रकाशीय बॉडी है क्योंकि इनके पास खुद का प्रकाश है। इनका जो तापमान है इनके रंग पर डिपेंड करता है। बाकी तारों का समूह मैंने बताया था कि तारामंडल है, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ा तारामंडल आपका हाइड्रा है, ठीक है। एंड सप्तऋषि किसको कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्तऋषि जो है कौन सा तारामंडल होता है, तो उर्सा मेजर होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे चमकीला तारा यहाँ पर काफ़ी तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे चमकीला तारा अगर सिर्फ अगर पूछेगा सबसे चमकीला तारा, तो पूरा आपको बात करा, ठीक है, जितना भी आपका यूनिवर्स है उसमें बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक जो पता चल पाया है ओरायन तारामंडल में है ये, जिसको कि रीगल कहा जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया है।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों नाइट स्काई का पूछ रहा था कि नाइट स्काई का सबसे चमकीला तारा कौन है, तो ये आपका सीरियस है, जिसको कि साइरस भी बोला जाता है, डॉग स्टार भी बोला जाता है। तो अगर नाइट स्काई में पूछेगा तो साइरस, अगर ऐसे सिर्फ पूछेगा तो ओरायन जो तारामंडल में स्थित है, जिसको कि रीगल कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा की अगर बात करेंगे, यानी कि जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वो है आपका सूर्य, क्योंकि सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तो पृथ्वी के समीप अगर पूछेगा सबसे चमकीला तारा, तो वो है आपका कौन, सबसे चमकीला तारा सूर्य है, ठीक है, पृथ्वी के समीप। बाकी अगर सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य आपका जो है पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जिसको कि आप 150 मिलियन किलोमीटर या फिर 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर आप कह सकते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा दूरी पर स्थित है। सिंपल आप 15 करोड़ भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें पृथ्वी का जो लगभग यहाँ पर 109 गुना है, यानी कि जो सन है उसमें 109 पृथ्वी जो है आ सकते हैं, इतना बड़ा सन है, ठीक है। सन के बारे में कुछ और चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पर। सूर्य की जो बाहरी परत होती है, जिसको कि कोरोना कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर हाल ही में जो मिशन भेजा गया अभी आदित्य L1, जो कि किस रॉकेट से भेजा गया, PSLV S7 से। और इसका जो है कौन से पॉइंट पर भेजा गया, क्योंकि काफ़ी सारे सन के जो है लैग्रेंज पॉइंट है, तो लैग्रेंज पॉइंट ये है 5 नंबर पर भेजा गया है, ठीक है, जो भी आपका सूर्य का जो मिशन है आदित्य L1, ठीक है। 5 में से जो है यहाँ पर L1 पे आपका भेजा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा, ये भी पूछ सकता है, तो ये अगर सूर्य के बाद अगर पूछेगा तो प्रॉक्सिमा सेंटुरी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें प्रकाश वर्ष या पार्सेक क्या होता है, तो ये आपका जो है खगोलीय दूरी मापने का इकाई होता है। खगोलीय दूरी मतलब कि क्या कह सकते हैं, खगोलीय दूरी को सेलेस्टियल डिस्टेंस, हाँ, तो वही खगोलीय दूरी को हम यहाँ पे मापने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष और पार्सेक, क्योंकि ये जो है लंबी दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। एंड एक प्रकाश वर्ष में अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। एंड वही पार्सेक की अगर बात करेंगे तो लगभग 3.26 का प्रकाश वर्ष होता है। तो पार्सेक सबसे बड़ी दूरी का इकाई है। बाकी प्रकाश वर्ष से भी जो है हम लोग यहाँ पर जो है खगोलीय दूरी को मापते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया गया कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक सन है, इसके अलावा बाकी 4 यहाँ पर जो है आपके मतलब कि इसमें 8 प्लैनेट है ऐसे तो, जिसमें से जो सूर्य का जो 4 प्लैनेट है, 4 प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, जिसमें कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये सारे जो है आपका स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, सेलेस्टियल प्लैनेट्स कहलाते हैं, स्थलीय ग्रह, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो आपका बाकी का 4 बच गया, जो कि जुपिटर से लेके नेपच्यून तक है, इसको जो है कौन सा बोलते हैं, तो जोवियन प्लैनेट बोलते हैं, जोवियन, ठीक है। जोवियन या फिर एक्सटर्नल भी बोल देते हैं, बाहरी ग्रह भी बोल देते हैं, तो इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में अगर हम अच्छे से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रह के बारे में। लेकिन सबसे पहले मून के बारे में बात करते हैं। तो मून क्या है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। बाकी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो बेंगलोर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो सर ने बताया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्रह के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बोला आपको, ग्रह को 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक आपका पार्थिव आंतरिक ग्रह, जिसको कि आपका जो है कौन सा ग्रह कहते हैं, तो इसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लानट, ठीक है, जिसको कि स्थलीय ग्रह कहते हैं। बाकी जो बच गया आपका 4, उसको क्या कहते हैं, जोवियन प्लैनेट कहते हैं, यानी कि बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी इसको कहा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। एंड बाकी ये जो है आपका जोवियन प्लैनेट में आपका बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। अगर इसमें बात करें फ्रेंड्स यहाँ पर बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल की, तो ये जो है चट्टानी पत्थर के बने होते हैं, मतलब ये जो है थोड़ा हार्ड होते हैं। सतह क्या होती है, ठोस होती है। इसके जो उपग्रह होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। इसमें जो छल्ले नहीं होते, रिंग्स नहीं होते हैं। एंड अपेक्षाकृत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, इसका शेप क्या है, इन चारों की अपेक्षा क्या है, छोटा ही तो है, ठीक है, इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आकार छोटे होते हैं। बाकी ये सब गुण आपको याद रखना है, जो भी आपका सेलेस्टियल प्लैनेट है या फिर जो भी आपका सेलेस्टियल बोल रहा हूँ, सॉरी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। एंड ये स्थलीय ग्रह भी कह सकते हैं, तो इसका ये गुण है। बाकी अगर बात करें बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की, तो इसको जो है गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अधिकतर ये सब किसका बना हुआ है, गैस का। इसमें से बृहस्पति और शनि क्या है, ये तो प्रॉपर गैस का ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसको गैस जायंट भी बोलते हैं। और ये जो अरुण और वरुण है, ये जो है बर्फ़ के बने हुए हैं, ठीक है, इसको आइस जायंट भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे पूरे को क्या कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी आपको बता दें इनके बीच में, ठीक है, मतलब कि जो स्थलीय ग्रह है और जो बाह्य ग्रह है, इसके बीच में क्या है, हमारा एक एस्टेरॉयड बेल्ट भी है, ठीक है, जिसको क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहा जाता है। उसमें आपका जो है पंडित जसराज नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर जो है आपका नाम रखा गया है बेन्नू ओसाइडस रेक्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सूर्य से मतलब कि जिस क्रम में आपका जो है ग्रह है वो आपको याद रख लेना है, किस क्रम में ग्रह है। सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है।
इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं एक एक ग्रह के बारे में। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है सबसे सूर्य के नज़दीक है और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म नहीं लेकिन फिर भी गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो वो शुक्र है आपका, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर बुध का अगर व्यास का, तो 4900 किलोमीटर व्यास होता है इसका। एंड सौरमंडल से सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, सबसे स्मॉल प्लैनेट है आपका। सौरमंडल से इसका डायमीटर 4900 किलोमीटर्स है। अगर बात करें इसका स्पीड की, मतलब ये कितने दिनों में जो है सूर्य की एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है, सूर्य का पूरा एक चक्कर, तो ये आपका 1,72,500 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 88 दिनों में करता है और सबसे तेज़ करता है फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे तेज़ परिक्रमा जो है सूर्य की कौन करता है, तो वो आपका बुध है, यानी कि मरकरी है, ठीक है। यहाँ पर पानी नहीं है, ना ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका कोई उपग्रह भी नहीं है, कोई सैटेलाइट भी नहीं है, ठीक है। तो बुध के बारे में इतना फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं शुक्र के बारे में। तो शुक्र सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्म ग्रह है, याद रखिएगा, सौरमंडल का, जिसका कि अगर टेम्परेचर बात करें 478 डिग्री सेल्सियस है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग इसका आकार जो है और जो द्रव्यमान है, मास है, लगभग इसका पृथ्वी के बराबर ही है, ठीक है। इसलिए इसको जुड़वा बहन भी कहते हैं। बाकी इसको जो है सौरमंडल के 2 ग्रह है, इसमें से एक जो कि अपने धुरी के चारों ओर दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। मतलब कि देखिए टोटल 8 प्लैनेट है, इसमें से 2 ऐसे प्लैनेट है जो कि आपका क्लॉकवाइज घूमता है और बाकी के जो 6 है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो उन 2 में से आपका एक तो कि आपका ये वेनस हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, जो कि आपका क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। इसके अलावा एक और है आपका यूरेनस, ठीक है, ये भी आपका जो है मतलब दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज ही घूमता है। बाकी इसके अलावा जितने भी ग्रह बचे वो सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी इसको कहते हैं, या ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। इसे सुबह और शाम का खुली आंखों से देखा जाता है, इसलिए इसको शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहा जाता है। बात करें इसके उपग्रह की, तो इसके उपग्रह जो है नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इसके एक भी उपग्रह नहीं है। सभी जो है ग्रह की परिक्रमा जो है वामावर्त, जो कि भी मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि आपका बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, ठीक है, एंड वरुण हो गया, ये सारे क्या होते हैं, वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ऐसे घूमते हैं इस दिशा में, लेकिन ये दो जो है यूरेनस और शुक्र ऐसे घूमते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। एंड बाकी जो हमारा पृथ्वी भी है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी जो कैसे चक्कर लगाता है, तो आपका वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पृथ्वी के बारे में आपको याद रखना है, पृथ्वी जो है पानी की उपस्थिति के कारण इसका कलर कैसा है, तो नीला है। एकमात्र ये प्राकृतिक उपग्रह है इसका चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट जिसको कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी वाला जो है ग्रह है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है, तो आपका पृथ्वी है, अर्थ है। इसके अलावा बात करते हैं चंद्रमा के बारे में, जो कि आपका जो है नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है, जिसकी अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपका 1.74 इंटू 10⁻6 किलोमीटर है। एंड चंद्रमा को बता दें, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 1.26 सेकेंड। एंड वहीं अगर सन की बात करेंगे तो सन को आने में कितना लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी भी कभी कभी आता है, तो 3,84,400 किलोमीटर होता है, ऐसे आप 3,84,000 भी याद कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें इसका जो घूर्णन यानी कि जो रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों सेम होता है, 27.3 दिन, मतलब इतने दिनों में वो जो है एक चक्कर भी लगाता है अपने एक्सेस पर, और साथ ही साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है, मतलब दोनों चीज़ इसका सेम है, घूर्णन और परिक्रमण, रेवोल्यूशन और रोटेशन। एंड इसी कारण से हम लोग चंद्रमा का क्या देख सकते हैं, सिर्फ एक ही तरफ देख पाते हैं, ठीक है, लगभग 60% पार्ट। बाकी आपको पता होगा हाल ही में चंद्रयान मिशन भी भेजा गया है, ठीक है, जो कि सक्सेसफुल रहा, चंद्रयान 3, ठीक है। बाकी आपको बता दें चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का 1/6 होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ आप याद रखिएगा, सर ने नहीं बताया है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। लेकिन आपको याद रखना है इसका जो मास है, ठीक है, मास आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है। वेट चेंज हो सकता है, ठीक है, वेट और मास में डिफरेंस है, वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। वेट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू में ग्रेविटी, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पर देखिए ग्रेविटी अगर चेंज हो जाएगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, लेकिन मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर मास आपका पृथ्वी पर जितना रहेगा सेम मास आपका वहाँ पर चंद्रमा पर रहेगा, बस वेट आपका जो चेंज हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पर चेंज हो जाता है, और ग्रेविटी चेंज होने के कारण वेट आपका चेंज हो जाता है, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और ग्रेविटी पे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 होता है पृथ्वी का, और वेट भी वहाँ पर चेंज हो जाता है लेकिन मास चेंज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, मार्स के बारे में बात करते हैं। मार्स के बारे में आपको याद रखना है, इसको जो है लाल ग्रह के नाम से कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि
लौह समृद्ध है, मतलब कि यहाँ पर जो है लोहा की जो अधिकता पाया जाता है, मतलब फेरस जो है अधिकता पाया जाता है, इसके कारण से इसको लाल ग्रह कहा जाता है। बाकी इसको जो है बुध के बाद जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा उपग्रह है, सेकंड स्मॉलेस्ट है। एंड अगर बात करें इसके जो प्राकृतिक चंद्रमा, दो इसके जो है नेचुरल मून है, एक फोबोस और एक डेमोस। बाकी यहाँ पर बता दें घाटी है, गड्ढा है, रेगिस्तान है और बर्फ़ की टोपी आदि के साथ एक पतला वायुमंडल की सतह है इस पर। ओलंपस मॉन्स जो है सबसे बड़ा ज्वालामुखी और ऐसा बोला जाता है सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, ठीक है, यहीं पर स्थित है आपका। ठीक है, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो मंगल यानी कि मार्स पे स्थित है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग जुपिटर के बारे में। जुपिटर, अब यहाँ से हम लोग का कौन सा स्थलीय ग्रह सॉरी जोवियन प्लानट यानी कि बाह्य ग्रह स्टार्ट हो रहा है और गैसीय ग्रह यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। उसमें से पहला है आपका जुपिटर। तो बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये। एंड इसकी परिक्रमा की बात करेंगे। परिक्रमा का मतलब होता है कि रोटेशन, ठीक है, रोटेशन इसका सबसे कम है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा रोटेशन कितने दिनों में करता है ये, कितने दिन नहीं बल्कि घंटों में करता है ये। हाइड्रोजन हीलियम और अन्य गैसों से भरा वायुमंडल है ये। यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम और अन्य गैस, क्योंकि मैंने बोला पहले ही कि ये गैसियस प्लानट है तो अधिकतर यहाँ पर गैस ही हैं। चंद्रमा और शुक्र के बाद रात के आकाश में तीसरा सबसे चमकीला वस्तु है ये। उसके बाद सौरमंडल में एक विशाल तूफान ग्रेट रेड स्पॉट इसी ग्रह पर मौजूद है। हालांकि ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। इसके कम से कम 95 चंद्रमा है, ठीक है। काफ़ी सारे इसके मून है, क्योंकि मैंने बोला भी है कि जो भी गैसियस प्लैनेट है उसके जो चंद्रमा मून्स होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें से चार चार बड़े जो हैं गैलीलियन चंद्रमा, आयो यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो है, जिसको कि गैलीलियो ने खोजा है, तो अपने ही नाम पे लगभग इन्होंने अधिकतर नाम रखे हैं, ठीक है। याद रखिएगा। इसके चारों ओर एक अस्पष्ट वलय है। वलय का मतलब जिस प्रकार से सैटर्न के चारों ओर क्या है, एक रिंग है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी रिंग है, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये अस्पष्ट यानी कि मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सैटर्न के बारे में। तो सैटर्न आपको पता होना चाहिए सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और एक गैस दानव है। गैस दानव कहने का मतलब कि गैस का बना हुआ ये। इसका जो आपका आयतन है, ठीक है, मतलब सॉरी घनत्व जो है वो पानी से भी कम है, यानी कि इसको आप पानी में भी, मतलब पानी में ये तैर सकता है, ठीक है। यानी समझिए कि यहाँ पर पूरा क्या है, गैस का ही बना हुआ है ये। इसके चारों ओर क्या है, चमकीले और संकेंद्रित छल्ले हैं जो कि छोटी चट्टानों और बर्फ़ के टुकड़ों से बने हुए हैं। इसके कम से कम 146 चंद्रमा है, जिसमें सबसे बड़ा जो है यहाँ पर टाइटन है, ठीक है। याद रखिएगा टाइटन किसका है, यहाँ पर सैटेलाइट या कह सकते हैं मून, तो वो है आपका सैटर्न का, जो कि सबसे बड़ा है। ऐसे तो काफ़ी सारे यहाँ पर 146 के आसपास इसके हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा टाइटन है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूरेनस की। यूरेनस की अगर बात करेंगे तो सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। मतलब यहाँ पर त्रिज्या और सबसे बड़ा द्रव्यमान है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे सबसे बड़ा द्रव्यमान इसका है यूरेनस का, और सबसे बड़ा यहाँ पर ग्रह है त्रिज्या इसी का, ठीक है। इसका जो रंग है वो हरा भरा है, ठीक है। विलियम हर्शल द्वारा 1781 में इसको खोजा गया है। आइस जाइंट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो है बर्फ़ का बना हुआ है, मैंने बोला है जैसे ही, ठीक है। यूरेनस का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम से बना हुआ है, लेकिन इसमें पानी, अमोनिया आदि भी अधिक है, यानी पानी भी है और अमोनिया भी इसमें मौजूद है। और सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, ठीक है। याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह आपका यूरेनस है, जिसको कि आपको अरुण कहा जाता है। और सबसे गर्म आपका कौन सा है, शुक्र है, जिसको कि वेनस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद शुक्र की तरह अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमता है, लेकिन अन्य ग्रहों से क्या है, अलग है। यानी अपनी धुरी पर क्या है, कैसा घूमता है, जैसे मैंने बोला है ना, शुक्र और ये यूरेनस यानी कि अरुण, दोनों आपका जो है क्लॉकवाइज घूमता है। बाकी जितने भी ग्रह हैं सारे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या बोल रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज आपका जो है कौन घूमता है, बाकी के जो छः ग्रह हैं, बाकी ये जो दो ग्रह हैं कौन कौन सा, वेनस और ये यूरेनस अरुण, जो कि आपका दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। इसके कम से कम 27 चंद्रमा है, 27 मून है। इसमें जो प्रसिद्ध है यानी फेमस जो है मिरांडा है, एरियल है और एम्ब्रियल है, ठीक है। तो ये आपको इतना चीज़ यूरेनस के बारे में याद रखना है। आगे याद करते हैं यहाँ पर नेपच्यून के बारे में। तो नेपच्यून बोल रहा है सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है ये, एंड ये बर्फ़ का विशालकाय ग्रह है ये भी, ठीक है। एंड वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, मतलब अधिकतर देखा जाए तो जो भी गैसियस प्लैनेट है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा है। मीथेन के कारण इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। मीथेन आपको पता होगा CH4, ठीक है, उसके कारण इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरा सबसे भारी ग्रह है, ठीक है। सबसे भारी ग्रह से पूछेगा तो कौन है सबसे भारी ग्रह, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। बाकी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरा सबसे भारी ग्रह है। इसके अलावा दोस्तों 1846 में इसको जो है जोहान गैले और अर्बन ले वेरियर की तरह खोजा गया है। गणितज्ञ भविष्यवाणियों द्वारा पाया गया है कि सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है, ठीक है।
क्या मतलब ये लाइन समझ में नहीं है, ये मुझे भी नहीं समझ में आया था। बाकी 14 उपग्रह यहाँ पर ज्ञात हैं इसमें, ठीक है। 14 उपग्रह में इसमें प्रसिद्ध जो चंद्रमा की बात करें तो ट्राइटन है, ठीक है। यहाँ पर शनि का टाइटन होता है, लेकिन यहाँ पर आ, इसका जो है आपका ट्राइटन है, किसका, नेपच्यून का, ठीक है। बात करते हैं, ठीक है। अब आगे अब बात करते हैं कुछ लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में। सर ने बताया था, ठीक है, जो कि क्विपर बेल्ट में पाया जाता है। क्विपर बेल्ट कहने का मतलब जो नेपच्यून के जो आगे का जो बेल्ट होता है उसको क्विपर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये ग्रह का जो आपका मतलब कि कौन कौन से ग्रह इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, तो उसको उस चीज़ को फॉलो करता है। लेकिन मतलब देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्फेरिकल जो शेप के होते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो सन का रेवोल्यूशन करते हैं वो भी ग्रह कहलाते हैं। शुड क्लियर इट्स पाथ, और अपने जो पाथ है मतलब रास्ते में जो आपके पाथ है जो जो भी चीज़ आते हैं उसको हटाता है, क्लियर करता है, ठीक है। तो ये सब गुण है आपके ग्रह के, ठीक है। बाकी आपको बता दें 2006 में से पहले जो प्लूटो भी ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 के बाद यहाँ पर जो इसको ग्रह का संज्ञा हटा दिया गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा जो है इसको मतलब ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब इसको बौना ग्रह का सदस्य माना जाता है। और कुइपर बेल्ट कहाँ पे है, तो कुइपर बेल्ट आपका जो है नेपच्यून के बाहर जो आपका बेल्ट है, ठीक है। दो बेल्ट मैंने आपको पढ़ाया, एक होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि आपका किसके किसके बीच में है, तो वो है आपका मार्स और जुपिटर के बीच में। एंड ये जो कुइपर बेल्ट है नेपच्यून के बाद का जो बेल्ट है, ठीक है, उसमें आपका कुइपर बेल्ट है जिसी में आपको प्लूटो आता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी अगर बात करें दोस्तों इसमें घूर्णन और परिक्रमण की, तो सबसे तेज जो घूर्णन है, घूर्णन का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना, तो अपने एक्सिस पे सबसे तेज कौन घूमता है, तो एक चक्कर जो आपका 9 घंटा 55 मिनट में सबसे तेज़ी के साथ बृहस्पति यानी कि जुपिटर करता है। और सबसे धीमा अगर बात करेंगे तो शुक्र, जो कि 243 दिन ले लेता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। एंड वही फ्रेंड्स, अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो सबसे तेज़ रेवोल्यूशन मैंने जैसा कि बताया था आपको 88 दिन के अंदर जो है सूर्य की जो है परिक्रमा कर लेता है बुध, मरकरी, ठीक है। एंड सबसे धीमा अगर बात करेंगे तो वो है वरुण, नेपच्यून, ठीक है, जो कि 165 साल में करता है, ठीक है। इतना याद होगा। बाकी इसके अलावा ये चीज़ याद रखिएगा, सुपरनोवा क्या होता है, तो सुपरनोवा जो तारों का विस्फोट होता है उसको सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। पल्सर क्या होता है, तो पल्सर एक प्रकार का न्यूट्रॉन तारा है। एंड ब्लैक होल क्या होता है, तो अंतरिक्ष में मौजूद ऐसा स्थान जहाँ पर ग्रेविटी क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता